तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सेटन स्लेव कम्युनियन यानी कि पेंगाब्दी सेतन पार्ट 2 को। और जैसा कि मैंने अपने आखिरी वाले पार्ट के अंदर कहा था कि इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर आएगा, तो हियर इट इज। तो अगर आपने इससे पहले के 2 पार्ट्स को नहीं देखा है तो पक्का जाकर देख लेना, अदरवाइज आपको बिल्कुल भी मूवी समझ में नहीं आने वाली। उन दोनों ही वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर और पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। इस मूवी की फिलहाल IMDb रेटिंग है 7.3 स्टार्स आउट ऑफ 10 और ये इस साल की वन ऑफ द बेस्ट हॉरर इंडोनेशियन मूवी है जिसने बिजनेस भी अच्छा किया है। और ये पहली मूवी है जो कि IMAX के अंदर आई है यहाँ पर इंडोनेशिया में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप अपना कोई सजेशन वगैरह देना चाहते हैं तो कमेंट कर देना, हार्ट मिलेगा, आपको रिप्लाई भी मिलेगा और उसके ऊपर जल्दी से काम किया जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत होती है 17 अप्रैल 1955 के सीन के साथ में, जहां पर हम पास्ट की कहानी को देखते हैं। यहाँ पर बुद्धिमन को कुछ पुलिस वाले कहीं पर लेकर जा रहे थे और बुद्धिमन यहाँ पर वही अकल्ट राइटर है जिसको हमने 2017 वाली मूवी के एंड में और बीच में देखा था, जहाँ पर उसने ही इन चारों की जान बचाई थी, यानी कि सुवोनो फैमिली की। खैर यहाँ पर हमको ये पता चलेगा कि वो एक न्यूज रिपोर्टर से एक अकल्ट राइटर कैसे बन गया था। खैर अब बुद्धिमन को यहाँ पर नहीं पता होता कि उसको कहाँ पर एंड क्यों ले जाया जा रहा है, और वो लोग एक और पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसने अपना फेस कवर किया हुआ था। यहाँ पर बुद्धिमन उसको बोलता है कि शायद वो उसको पहचानता है। खैर वो लोग उसे एक सिमेट्री से होते हुए एक बिल्डिंग के पास में ले जाते हैं। अब यहाँ पर वो लोग उसे पुलिस कमांडर हेरू कुसुमा के पास में छोड़कर वहां से निकल जाते हैं। अब वो हेरू से पूछता है कि उसे यहाँ पर क्यों बुलाया गया है, तो वो उसको उस बिल्डिंग के अंदर ले जाता है जहाँ पर ढेर सारी डेड बॉडीज थी जिनको पोचोंग कहा जाता है, जिन्होंने किसी के सामने नील डाउन किया हुआ था और बहुत ही अजीब सी पोजीशन उनकी थी, जिसको देखकर बुद्धिमन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। हेरू बोलता है कि एक जैनेटर ने आज ये देखा था और लोगों ने ये बताया कि इसको देखने के बाद उसके बाल सडनली अपने आप ही ग्रे हो गए थे। अब बुद्धिमन उससे बोलता है कि इस चीज की इन्वेस्टिगेशन तो वो करेगा ही ना, जिस पर वो कहता है कि ये डेड बॉडीज हटाकर सब कुछ दबा दिया जाएगा, क्योंकि अगले ही दिन कंट्री के अंदर ग्लोबल लीडर्स आने वाले हैं, कोई मीटिंग है और इतनी बड़ी घटना से नाम खराब हो सकता है इस देश का। जिस पर बुद्धिमन पूछता है कि फिर उसे यहाँ पर क्यों बुलाया गया है जब वो खबर को छाप ही नहीं सकता। तो इस पर वो उसको एक जगह दिखाता है जहाँ पर रेड सीट्स भी पड़ी हुई थी, और ऐसी ही चीज हमने लास्ट मूवी के अंदर भी देखी थी, और इसका सिग्निफिकेंस मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। खैर वहां से उस बिल्डिंग तक फुटप्रिंट्स भी आ रखे थे, जिस पर बुद्धिमन ये बोलता है कि डेड लोग चल नहीं सकते, जिस पर यहाँ पर हेरू ये बोलता है कि कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है जो कि बहुत ही सिनिस्टर और डेंजरस होगा। तो वो चाहता है कि ये खबर बाहर आए, लेकिन ये क्लासिफाइड न्यूज है तो ऐसे ही वो सबके सामने नहीं लाई जा सकती। तो बुद्धिमन को कोई नई मैगजीन या फिर न्यूज़पेपर शुरू करना होगा जिसके अंदर ये आर्टिकल लिखा जाए और दुनिया तक इन चीजों को पहुंचाया जाए, और वो भी किसी होक्स की तरह जिससे सब कुछ रिवील भी नहीं होगा और ये चीजें लोगों के सामने आ जाएंगी, जिस पर कुछ लोग यकीन तो करेंगे ही, जिसके लिए वो मान जाता है। और यहाँ पर हमको पता चल गया था कि उसके आर्टिकल किससे इंस्पायर्ड हुए थे, यानी कि यहाँ पर वो क्या लिखा करता था। अब वापस से उसी बिल्डिंग के अंदर के सीन को हम देखते हैं जहाँ पर वो डेड बॉडीज असल में एक वॉल के सामने नील डाउन हो रखी थी, जहाँ पर उसी लेडी की पिक्चर लगी हुई थी जिसको हमने लास्ट मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, जो कि रिनी की माँ की तरह दिखा करती थी और वही उनको डराया भी करती। खैर अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, यानी कि 1984 में, यानी कि पिछली मूवी के हुए हादसे के 3 साल बाद, जहां पर हम देखते हैं रिनी को जो कि अपनी फैमिली कंडीशंस को ठीक करने और अपने भाइयों का ध्यान रखने के लिए छोटे मोटे काम करके पैसे कमा रही थी, और उसकी बॉस उसको सजेस्ट करती है कि वो अपनी पढ़ाई पूरी कर ले, जिससे उसका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा और फिर वो अपनी फैमिली को अच्छे से सपोर्ट कर पाएगी, जिसके लिए उसे दूसरे शहर जाना पड़ेगा। खैर अब वो घर जाने लगती है और हम टाउन के अंदर 2 न्यूज को स्प्रेड होता हुआ देखते हैं। एक तो कि वहां पर स्टॉर्म आने वाला है जो कि उसी इलाके में आने वाला था जहां पर रिनी अपनी फैमिली के साथ में रहा करती थी, और दूसरी खबर ये थी कि कोई मिस्टीरियस स्नाइपर है जो कि टैटू वाले लोगों को मार रहा था, और वो भी किसी पर्टिकुलर टैटू वाले लोगों को। खैर अब वो अपने घर पर आती है जो कि एक ऐसी जगह पर था जहाँ पर कोई और बिल्डिंग वगैरह नहीं थी। वहां पर वो सिंगल बिल्डिंग यानी कि अपार्टमेंट्स बने हुए थे जो कि 14 फ्लोर तक थे। खैर अब यहाँ पर वो अपने फादर और दोनों भाइयों टोनी और बॉन्दी के साथ में रहती है। हम उन दोनों को भी देखते हैं जहाँ पर टोनी किसी लड़की को पसंद करता था और वो उससे बात करने की कोशिश भी करता है जो कि उसको भाव नहीं देती थी, बस वो उससे अपना डोर ठीक करवाती है और रेडियो ठीक करने के लिए भी दे देती है। और बॉन्दी अपने दोस्तों के साथ में खेल रहा था जो कि ये बताता है कि उसने ये सुना था कि
इस बिल्डिंग की जगह पर पहले सिमेट्री हुआ करती थी जिस पर उसके दोस्त यकीन नहीं करते, जबकि वहां की जमीन के अंदर उसको सिमेट्री वाला एक स्टोन भी मिला था जिसके ऊपर कोई भी कार्विंग नहीं थी। खैर अब यहाँ पर उसके एक दोस्त आरी के फादर आकर उसको स्लैप करते हैं और बोलते हैं कि वो काम भी करते हैं और घर भी संभालते हैं और वो यहाँ पर कुछ भी क्यों नहीं करता और वो अपनी बहन वीना का ध्यान रखे। जिसके बाद में वो लोग वहां से चले जाते हैं और बॉन्दी का फ्रेंड बताता है कि असल में आरी की मदर काफी वक्त से बीमार है और अब कुछ भी काम वगैरह नहीं कर पाती हैं। तभी हम रिनी को एक लड़के विष्णु से बात करते हुए देखते हैं जिसकी मदर असल में बोल नहीं सकती थी और वो अपनी माँ का अकेले ही ध्यान रखा करता था। खैर अब रात को रिनी और उसके भाई डिनर कर रहे होते हैं कि तभी उनके फादर भी काम से लौट आते हैं, लेकिन वो काम क्या करते थे इसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। इनफैक्ट लास्ट मूवी के अंदर भी वो आखिर में बाहर चले गए थे जब उनकी माँ की मृत्यु हुई थी और उनको पता ही नहीं था कि उनकी माँ मारी जा चुकी हैं और उस वक्त भी हमको नहीं पता चला था कि वो काम क्या करते थे। खैर उनके पास एक सूटकेस भी होता है जो कि वो कैबिनेट के अंदर लॉक करके रखा करते थे, जिसको रिनी हमेशा ही नोटिस किया करती कि आखिर इसके अंदर है क्या और इसको लॉक करके क्यों रखा जाता है। खैर डिनर टेबल पर बॉन्दी पुरानी बातें करने लगता है कि कैसे उसकी मदर एक गोस्ट बन गई, जिस पर रिनी ये बोलती है कि उसको वो सब भूल जाना चाहिए क्योंकि अब वो चीजें दोबारा नहीं होंगी। खैर अब हम एक न्यूज को देख पाते हैं जहां पर यह बताया जा रहा था कि 16 अप्रैल को बहुत ही भयानक स्टॉर्म इस इलाके में आने वाला है जिससे कि ये लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो सब एक ऊंची बिल्डिंग में रहते थे तो उनको डरने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ऐसी जगह पर हेल्प मिल जाती है और आसपास काफी सारे लोग भी रहा करते थे। खैर रिनी सबको ये बताती है कि वो पढ़ाई पूरी करने के लिए जा रही है दूसरे शहर और वो भी अगले ही दिन, जिस पर उसके फादर उसके जाने के लिए एग्री हो जाते हैं और वो यहाँ पर सबका ध्यान रख लेंगे ऐसा उनका कहना था। खैर अब रिनी यहाँ पर कूड़ा फेंकने के लिए जाती है तो वो जो कूड़ादान था वो ओपन ही नहीं होता, जिसके चलते वो 7th फ्लोर पर जाती है और वहां पर उसको लोग अजीब तरह से देख रहे थे जिनसे कि वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो लोग अपने घरों से बाहर आकर उसको स्केरी तरह से देखते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद में सब कुछ अपने आप नॉर्मल हो जाता है और जब वो वापस आने लगती है तो वो लोग बिल्कुल नॉर्मल अपने घर पर ही बैठे हुए थे। खैर अब वो अपने 1 BHK फ्लैट के अंदर आ जाती है जो कि काफी कॉम्पैक्ट होता है और यहाँ पर रहने में भी उनको थोड़ी दिक्कत थी। एनीवेज अब बॉन्दी और टोनी उस स्नाइपर किलर के बारे में बात कर रहे थे कि वो कौन हो सकता है और वो टैटू वाले लोगों को क्यों मार रहा है, जिस पर टोनी बोलता है कि वो आर्मी और पुलिस से होगा और टैटू वालों को बुरा समझकर मार रहा होगा ताकि क्राइम रेट कम हो जाए। वो बोलती है कि उसे डर लग रहा है तो वो आज बाहर ही सोएगी, जिस पर फादर बोलते हैं कि उसके रूम में वो सो जाते हैं और वो बाहर सो जाए। खैर अब हम विष्णु को देखते हैं जो कि कचरा फेंकने आया हुआ था, लेकिन जब वो कचरा फेंकता है तो वो डंपस्टर में फंस जाता है और कोई उसको अंदर धकेलने लगता है, लेकिन तभी उसे अपने डेड फादर की आवाज आती है उस ग्रेव से कि मुझे यहाँ से निकालो, यहाँ पर बहुत गर्मी है। और उनका गोस्ट उसको हॉन्ट भी करता है जिससे डर कर वो घर वापस भाग जाता है और इसे सिर्फ अपना वहम समझता है। अब रात को रिनी और बाकी सब सो जाते हैं और हम उनके टीवी पर उसी लेडी की झलक देख पाते हैं जो कि हमने पिछली मूवी के अंदर देखी थी और स्टार्टिंग में इस मूवी के भी देखी थी। खैर अब हमको बुद्धिमन को दिखाया जाता है जिसको हीरो ने एक पार्सल भेजा था जिसके अंदर कुछ सामान था और उन्होंने लेटर भी भेजा था जिसके अंदर उन्होंने लिखा था कि उन्हें अफसोस है कि उन्होंने ये सब छोड़ दिया, इसलिए नहीं कि वो कायर हैं बल्कि इसलिए क्योंकि वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहते थे और सोचते हैं कि ईविल क्रिएट किया गया है या फिर हमारे साथ ही एग्जिस्ट करता है हमेशा से और इसको खत्म किया जा सकता है या फिर इसे भी ह्यूमैनिटी की तरह ही एक्सेप्ट करना होगा। बेसिकली इतने साल से वो यहाँ पर इन सब से लड़ रहे थे, लेकिन उनका ये मानना था कि इसको खत्म नहीं किया जा सकता है, उनको खुद के ऊपर ही डाउट हो गया था। खैर हीरो ने यहाँ पर पिछले काफी सालों में बहुत सारे एविडेंसेस को कलेक्ट किया था जो कि बुद्धिमन को उन्होंने भेज दिया था और शायद ये अब उसके काम आ सकते थे, जिसके अंदर कुछ जगहों की फोटोज थी जहाँ पर ढेर सारे लोग इकट्ठा हुए थे। कुछ लोगों की फोटो भी थी जिसके अंदर से एक रिनी के फादर भी थे जो कि काफी शॉकिंग था और एक स्टिक जैसी कोई चीज भी थी। साथ ही साथ उस बिल्डिंग की फोटो थी जहाँ पर अभी रिनी और उसकी फैमिली रह रही है। साथ ही साथ हमको ये भी पता चलता है कि हीरो ने असल में सुसाइड कर लिया था इस ईविल से हारकर और जिम्मेदारी यहाँ पर बुद्धिमन को दे दी थी सब कुछ ठीक करने की और इससे लड़ने की। और बात करें उस स्टिक के बारे में तो वो स्पेसिफिकली पेयर ऑफ एंग्विश कहा जाता है जिसको 16th सेंचुरी के अंदर विचेस को टॉर्चर करने के लिए यूज किया जाता था और यहाँ पर इस कल्ट का जो सिंबल था ना वो एक सी हॉर्स जैसा होता है और उसको इन सब चीजों से अंदाजा हो जाता है कि जहाँ पर रिनी रह रही है वहां पर कुछ बहुत बुरा होने वाला है। खैर अगले दिन हम उस बिल्डिंग को देखते हैं जहाँ पर सभी लोग अपने काम में लगे हुए थे। अब आरी को बॉन्दी खेलने के लिए बुलाने लगता है और वो अपने फादर पर गुस्सा करके बाहर चला जाता है और उसके फादर उसे पीटने आते हैं जिससे वो लोग लिफ्ट की जगह स्टेयर से भागते हैं। टोनी और फादर लिफ्ट से नीचे जाने वाले थे लेकिन तारी टोनी को अपने साथ ले जाती है
है और जो फादर थे वो लिफ्ट में अकेले ही रह जाते हैं। अब तारी यहाँ पर वही लड़की है जिसको टोनी यहाँ पर पसंद किया करता था, जिसके बारे में ऐसे रूमर्स थे कि वो एक कॉल गर्ल है। खैर अब आरी के फादर लिफ्ट में आते हैं। विष्णु अपनी मदर के साथ लिफ्ट में था और भी बहुत सारे लोग उस लिफ्ट के अंदर थे क्योंकि बाकी की सारी लिफ्ट आउट ऑफ वर्क थी। अब यहाँ पर एक लेडी भी होती है जिसके पैसे लिफ्ट के पास गिर जाते हैं जहाँ पर एक छोटा सा छेद होता है। खैर अब यहाँ पर थोड़े से जो कॉइन्स होते हैं वो सीधा उस होल से नीचे चले जाते हैं जो कि लिफ्ट के बिल्कुल बेसमेंट वाली जगह पर चले जाते हैं और पास में ही वहां पर नीचे वीना और उसकी दोस्त खेल रही होती हैं। अब लिफ्ट चलने लगती है और इसमें ढेर सारे लोग थे तो वो एक जगह पर आकर स्टक भी हो जाती है, यानी कि थोड़ा सा मैल फंक्शन उसके अंदर हो जाता है। लेकिन इधर वीना और उसकी 3 दोस्त लिफ्ट के वेंट को देखती हैं और वहां पर पैसों को देखकर वहां उनको उठाने चली जाती हैं। इधर लिफ्ट यहाँ पर काफी ज्यादा खराब हो गई थी और वो धीरे धीरे नीचे आ रही थी, जिससे सभी लोग पैनिक हो गए थे और विष्णु बाहर निकल गया था और अपनी मदर को भी निकालने की कोशिश करता है। लेकिन लिफ्ट के अंदर के लोग घबरा कर बाहर आने की कोशिश में थे, जिसके अंदर वो एक दूसरे को भी हर्ट करते हैं। अब इतनी सारी हलचल से लिफ्ट अचानक से ही सीधा नीचे जाने लगती है और उसको आते हुए वीना तो देख लेती है जो कि वहां से बाहर आ जाती है। अपनी 3 दोस्तों को भी वहां से वो बाहर निकलने का बोल रही थी, लेकिन वो जो लिफ्ट होती है वो सीधा उन तीनों के ऊपर आकर गिर जाती है और उस वक्त क्या दर्दनाक मंजर हुआ होगा उसको बताने की जरूरत नहीं है। खैर अगले सीन में हम देखते हैं जहां पर लिफ्ट में सभी लोग मारे गए थे, वहां पर अंदर टोटल 10 लोग थे और सबके घर पर उस्ताद जी अपने लोगों के साथ सभी लोगों की डेड बॉडीज को फ्यूनरल के लिए तैयार कर रहे थे। और ये दिन होता है 16 अप्रैल 1984 का और वहां पर स्टॉर्म और बहुत तेज बारिश हो रही थी जिससे आसपास के इलाकों के अंदर फ्लड आ गया था। लेकिन इस लिफ्ट के अंदर भी एक अजीब चीज हुई थी जिसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा। खैर अब हम रिनी और उसके दोनों भाइयों को देखते हैं जो कि अपने घर पर थे और बात कर रहे थे कि मौसम की वजह से फ्यूनरल्स कल होंगे और बहुत से लोगों के रिलेटिव्स भी अभी नहीं आए हैं। अब उनके फादर भी घर आ गए थे, जी हाँ, यानी कि वो बच गए थे इस लिफ्ट के हादसे से। 10 लोगों में से 9 लोगों की मौत हो गई थी लेकिन वो अकेले बचे हुए थे। उनके पैर में छोटी मोटी चोट यहाँ पर आ गई थी। खैर उनके पास में पुलिस भी आती है और यही पूछती है कि वो अकेले लिफ्ट में बचे कैसे, जिसके बारे में उन्हें भी खुद नहीं पता था क्योंकि वो तो बस बेहोश हो गए थे। खैर अब रिनी विष्णु के घर पर जाती है उसकी मदद करने के लिए क्योंकि वो उसके अंदर अपने छोटे भाई इयान को देखा करती थी और ये बात हम जानते हैं कि इयान पिछले 3 सालों से गायब था। जी हाँ, इयान इनको अभी तक मिला नहीं था। और यहाँ पर दुख वाली बात ये थी कि विष्णु की मदर भी गुजर गई थी इस लिफ्ट वाले हादसे में और यहाँ पर वो अकेले ही सब संभालने वाला था। अब हम उस्ताद जी को भी देख पाते हैं जिन्होंने सभी डेड बॉडीज को राइट्स पढ़कर तैयार कर दिया था और आज यहाँ पर फ्यूनरल तो होने नहीं थे तो उनके लोग भी वहां से चले जाते हैं। खैर अब हम देखते हैं बुद्धिमन को जो कि बस स्टॉप पर था और इसी बिल्डिंग के लिए जा रहा था जहाँ पर जाने से सभी बस वाले और टैक्सी वाले मना करते हैं क्योंकि आज वहां पर फ्लड आ रखा था और वो उनसे बोलता रहता है कि उसका वहां पर पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये जिंदगी और मौत का सवाल था। उसको लग रहा था कि 3 साल पहले उसने रिनी को बचा लिया है लेकिन यहाँ पर दिक्कतें तो अभी आने वाली थी। खैर तभी वहां पर एक आदमी भी खड़ा हुआ था जो कि उससे बोलता है कि उस बिल्डिंग में लिफ्ट क्रैश हो चुकी है और बहुत से लोग ऑलरेडी मारे जा चुके हैं, वहां पर जाने का कोई भी फायदा नहीं है और तुम कुछ रोक नहीं पाओगे। उसका ये कहना था कि वो काफी लेट हो चुका है लेकिन यहाँ पर बुद्धिमन ये कहता है कि इससे भी कुछ ज्यादा टेरिफाइंग वहां पर होने वाला है। और दोस्तों ये आदमी कोई और नहीं बल्कि ये दरमीना का हस्बैंड है जिसको हमने आखिरी पार्ट के एंड में देखा था, यानी कि वही कपल। खैर अब बुद्धिमन अपना बैग देखता है जिसके अंदर रेड सीड्स रखी हुई थी जो कि लास्ट पार्ट में भी थी और एक गन भी वहां पर थी। खैर अब हम टोनी को देखते हैं जो कि तारी को उसका रेडियो ठीक करके दे जाता है जिसको वो प्ले करती है तो उसके अंदर मवारनी का ही सॉन्ग प्ले हो रहा था, यानी कि रिनी की डेड मदर का। और तभी रेडियो पर किसी कॉलर का कॉल आता है जो कि अपना नाम तारी बताती है जो कि बहुत ही वियर्ड था, यानी कि उसको अपनी ही आवाज सुनाई दे रही थी और वो अपनी माँ से ये बोल रही थी कि वो ग्रेव में है और उसे बाहर निकालो, यहाँ पर उसको टॉर्चर किया जाता है, जिससे वो डर जाती है और अब वो खुद को देखती है जिसकी बॉडी टेढ़ी हो गई थी और वो मारी गई थी, बहुत तड़प रही थी। और साथ ही साथ हमने इस घर के अंदर किसी स्पिरिट को भी देखा होता है। खैर अब वो बहुत डर जाती है और वो टोनी को वो रेडियो देती है फेंकने के लिए और वो उसको डंपस्टर में फेंक देता है। अब हम बिल्डिंग को देखते हैं जहाँ पर रिनी विष्णु के घर पर थी और यहाँ पर वो उसको बताता है कि उसके फादर की कुछ महीनों पहले ही डेथ हो गई थी और वो एक बहुत ही बुरे आदमी थे जो कि उसे और उसकी मदर को अब्यूज किया करते थे और इसलिए उन्होंने एक सीक्रेट साइन लैंग्वेज बनाई थी ताकि वो उनकी बातें ना समझ पाए, एज मदर बोल सुन नहीं पाती थी। अब वो एक किताब को दिखाता है जो कि उन्हें एक बुक स्टॉल के अंदर एक सूटकेस में लॉक्ड हुई मिली थी जो कि काफी वियर्ड था। खैर इसके अंदर की साइन लैंग्वेज उन लोगों ने सीख ली थी और अपने हॉरर एक्सपीरियंस से हम सबको इतना तो पता चल ही गया है कि ये किताब भी नॉर्मल नहीं है और इसका सिग्निफिकेंस मैं आपको मूवी के एंड में बताऊंगा, बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर वो ये कहता है कि अब वो अपने अंकल के साथ में रह लेगा, अदरवाइज किसी ऑर्फनेज के अंदर चला जाएगा
जिस पर वो बोलती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो उनके साथ रह सकता है। जिस पर वो बोलता है कि वो पहले से ही अपने भाइयों को पाल रही है और उनकी देखभाल कर रही है, तो वो उनको परेशान करना नहीं चाहता, और उसका भी एक छोटा भाई था ना, तो वो कहाँ पर है। जिस पर वो कहती है कि वो किडनैप हो गया था 3 साल पहले और उसके बाद में वो कभी भी नहीं मिला। हालांकि हम सब जानते हैं कि जो इयान था वो डेविल का बच्चा था। अब हम आरी के घर पर बॉन्दी और उसके दोस्त को देखते हैं, और बॉन्दी आरी की फैमिली के लिए खाना लेकर आया था एज उसके भी फादर गुजर चुके थे। और अब लाइट्स अचानक से चली जाती है और एक आवाज आती है कि नए पैदा होने वाले के सामने झुक जाओ, जो कि काफी ज्यादा भयानक था। और वीना बताती है कि ये आवाज बाहर से आई है और अब वो तीनों बाहर जाकर देखने लगते हैं। खैर इधर रीनी विष्णु के घर पर कैंडल्स को ढूंढ रही होती है जो कि उसको नहीं मिलती, तो वो उसको ढूंढने के लिए अपने घर जाती है। यहाँ पर उसके फादर सो रहे होते हैं, तो वो कैबिनेट से उनका वही सूटकेस चेक करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो जाग जाते हैं तो वहां से चली जाती है और ये कहती है कि वो यहाँ पर बस कैंडल्स ढूंढने आई थी। खैर इधर वो तीनों बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर को देखते हैं, यानी कि बूंदी, आरी और उसका दोस्त, जहाँ पर फ्लड का पानी भर चुका था और इसलिए इलेक्ट्रिसिटी भी वहां पर चली गई थी। हालांकि पानी को भी पार नहीं किया जा सकता था क्योंकि वहां पर कोई तार वगैरह गिर गई थी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी उससे पास हो रही थी और जो कोई भी वहां पर जाता वो मारा जा सकता था। आई मीन यहाँ पर कोई भी रिस्क नहीं लिया जा सकता था। खैर अब हम टोनी को देखते हैं जिसको उस्ताद जी मिलते हैं और वो उसको सभी डेड बॉडीज के घर पर ले जाने लगते हैं उनको चेक करने के लिए कि अगर वहां पर पानी वगैरह आ रहा होगा तो वो कुछ ठीक कर पाएंगे। लेकिन एक घर को देखने के बाद उनकी कमर में काफी दर्द होने लगता है क्योंकि उनकी एज काफी हो गई थी और अब वो उसको मैच बॉक्स देकर अकेले ही आगे चेक करने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो डर रहा होता है। तो वो ये बोलते हैं कि उसे खाली ऊपर वाले से डरना चाहिए। खैर अब हम बूंदी और उसके दोस्तों को देखते हैं जो कि ग्राउंड फ्लोर देखने के बाद में सभी के घरों को देखने जाते हैं क्योंकि यहाँ पर इतना ज्यादा सन्नाटा कैसे हो गया था जबकि वहाँ तो ढेर सारे लोग थे। खैर अब वो घरों को चेक करते हैं तो कुछ घर तो लॉक्ड होते हैं और अब वो इस बिल्डिंग के चीफ के घर पर जाते हैं जो कि अनलॉक्ड होता है और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता था सभी नए आने वाले लोगों का। अब यहाँ पर उनको एक और लॉक्ड रूम मिलता है जिसको वो अनलॉक करके अंदर जाते हैं और सभी जगह देखने लगते हैं और उनको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन फाइल भी मिलती है जिसके अंदर बॉन्दी के फादर के पेपर्स भी थे, जिसके अंदर उनकी जॉब एज अ फ्रीलांसर थी। यानी कि यहाँ पर अभी भी उनको पता नहीं चलता कि उनके फादर करते क्या थे। खैर अब वो लोग वॉल पर फोटोज को देखते हैं जो कि इसी बिल्डिंग की थी यहाँ पर जब वो बन रही थी और उसके अंदर देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कि इसके अंदर 15 फ्लोर्स हों, लेकिन शॉकिंगली यहाँ पर तो सिर्फ 14 ही फ्लोर्स थे जहाँ तक स्टेयर्स जाती थी और उसके ऊपर उनको नहीं पता कि वहाँ पर 15th फ्लोर है या फिर टेरेस है या फिर क्या है। यहाँ पर इस जगह की पुरानी 1955 के टाइम और अलग अलग टाइम की फोटोज भी थी और 1955 में ये जगह सच में एक सिमेट्री ही थी, मीनिंग ये बिल्डिंग एक सिमेट्री के ऊपर बनी हुई थी। अब यहाँ पर वो लोग एक चीज नोटिस करते हैं कि ईयर भले ही अलग अलग था जैसे कि 1955, 1926, लेकिन डेट सभी फोटोज में एक ही होती है जो कि थी 17th of April। मीन्स अगले ही दिन यहाँ पर कुछ होने वाला है क्योंकि आज 16 है और मिडनाइट होते होते 17 शुरू हो जाएगी। और एक और चीज नोटिस करने वाली ये होती है कि यहाँ पर जो साल थे ना उन सभी में 29 साल का गैप होता है, यानी कि पिछली मूवी के अंदर 7वें साल में ही अपने बच्चे को मवारनी को देना था। तो एक एंगल तो वो वाला है यहाँ पर और दूसरा एंगल ये 29 ईयर्स और 17th अप्रैल वाला है। खैर अब हम टोनी को देखते हैं जो कि एक बिल्डिंग के अंदर डेड बॉडीज को चेक कर रहा होता है और यहाँ पर विंडो ओपन होती है जिसको वो बंद करता है और तभी हम उन डेड बॉडीज को मूव होता हुआ देखते हैं जिनको इंडोनेशियन भाषा में पोचोंग कहा जाता है, जो कि उसको हॉन्ट भी करती है और वो वहां से भाग जाता है। अब तभी उसको डीनो मिलता है जो कि तारी का भी एक फ्रेंड होता है और वो उसे अपने साथ अपने घर पर लेकर जाता है और वॉल पर बने हुए होल को दिखाता है जो कि वहां पर उसने चोरी करने के लिए बनाया हुआ था और वो ये बोलता है कि ये नेबर के घर से जुड़ा हुआ है और वहां पर उसका एक कांटा यानी कि फोक गिर गया है, जिसके बारे में पता चलने पर उसकी माँ उसको पीटेंगी तो वो उसे लाकर दे दे क्योंकि वही उस होल से वहां जा सकता है। टोनी अब उस होल से दूसरे घर के अंदर चला जाता है और फोक को उठा लेता है, लेकिन यहाँ पर उसको भी कुछ फोटोज एल्बम मिलते हैं और वो उन्हें देखता है तो उसके अंदर एक लेडी की फोटो थी जिसको हमने लास्ट मूवी के अंदर हॉन्ट करते हुए उसको देखा था और इस मूवी की स्टार्टिंग के अंदर भी डेड बॉडीज ने इसी फोटो के सामने अपना सर झुकाया हुआ था और वो लेडी यहाँ पर टोनी की मदर की तरह ही दिखती थी, लेकिन यहाँ पर उसका नाम स्ट्रेंजली लिखा होता है रैमेनॉम और साथ ही साथ इस घर के अंदर मवारनी के रिकॉर्ड्स भी थे और जब वो ड्रेसअप हुआ करती थी और इन फोटो एल्बम को बनाया करती थी तो वो बिल्कुल इसी लेडी जैसी दिखती थी, जो कि काफी अजीब सी एक रिजेम्बलेंस है। अब तभी हम तारी को देखते हैं जिसके घर पर हमें कोई स्पिरिट दिखाई देती है और उसको डर लग रहा होता है, लेकिन उस्ताद जी सभी यूनिट्स को चेक कर रहे थे तो वो भी वहां पर आ जाते हैं। वो उससे बात करने लगते हैं जहां पर वो बताती है कि वो इस घर में 1 हफ्ते पहले ही आई है और थोड़ी बहुत वो बात करते हैं जिसके बाद में उस्ताद जी उससे कहते हैं कि उसे किसी भी चीज से डरना नहीं चाहिए और अगर उसको डर लग भी रहा है तो उसको प्रेयर करनी चाहिए और वो उनके जाने के बाद में ऐसा ही करती
है, लेकिन तभी उसे ढेर सारे पोचोंग और गोस्ट हॉन्ट करते हैं और वो वहां से डर कर भाग जाती है और डीनो टोनी को मिलती है और उनके साथ चल देती है। इधर वीना के घर पर उसकी मदर नहीं थी और वो उन्हें ढूंढने लगती है, जिससे कुछ स्पिरिट दिखाई देती हैं। साथ ही साथ अपनी डेड दोस्त भी दिखती हैं, जो कि 3 लड़कियां लिफ्ट के नीचे मारी गई थीं और अब वो उसको हॉन्ट करके लिफ्ट तक ले जाती हैं और उसको वेंट से नीचे गिरा देती हैं, यानी कि उसकी भी डेथ हो जाती है। अब हम रिनी को देखते हैं, जो कि अपने घर पर आती है और अपने फादर के सूटकेस को अपने साथ ले जाती है देखने के लिए कि आखिर उसमें है क्या। अब वो टोनी और उन दोनों से मिलती है और वो लोग पहले तो उन फोटो एल्बम्स को देखते हैं, जिसको देखकर टोनी बताता है कि ये वही लोग हैं जो कि उसके घर पर फोटो में दिखे थे और ये उसी कल्ट के लोग हैं और वही लोग इस बिल्डिंग में भी रहते हैं जिसकी ये फोटोज हैं। और ये जब बिल्डिंग नई नई बनाई गई थी, यहाँ पर वो रहते थे और यहाँ पर कुछ ना कुछ है और साथ ही साथ वो मदर जैसी दिखने वाली लेडी भी है, जो कि जब मदर तैयार हुआ करती थी वो वैसे ही दिखती थी और एल्बम रिलीज होने से पहले वो वैसे ही दिखा करती और वहीं उनके एल्बम पर वो फोटो भी होती थी। अब वो लोग फादर के उस सूटकेस को अनलॉक करके देखते हैं तो शॉकिंगली उसके अंदर ढेर सारी कटी हुई उंगलियां होती हैं, जिसको देखकर वो बहुत डर जाते हैं। अब वो लोग वहां से बाहर आते हैं तो वीना के घर में उन्हें वो दिखाई देती है, जिसकी हेल्प के लिए वो उधर जाते हैं, लेकिन अब तक वो गायब हो जाती हैं और रूम के अंदर उसकी मॉम को वो देखते हैं, जिन्होंने खुद को ही हैंग कर लिया था और यहाँ पर वो वीना नहीं थी बल्कि उसकी स्पिरिट थी। और हम यहाँ पर नोटिस कर पाते हैं कि एक एंशिएंट लैंग्वेज के अंदर कोई चैंटिंग चल रही होती है, जो कि रिकॉर्ड के ऊपर प्ले हो रही थी और साथ ही साथ हम पूरी बिल्डिंग के अंदर डेड बॉडीज को जिंदा होते हुए देखते हैं, जो कि पोचोंग होते हैं और ये बिल्कुल आखिरी मूवी की तरह ही ज़ॉम्बीज बन गए थे। अब वो लोग बॉन्डी को ढूंढने लगते हैं और डीनो तारी के साथ बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगता है और नीचे पानी भरा हुआ था तो तारी वहां से ऊपर चली जाती है और इधर रैमी नाम की गोस्ट डीनो को हॉन्ट करके जान से मार देती है। साथ ही साथ तारी भी जब यहाँ से भागती है तो उसे उस्ताद जी मिलते हैं। तारी यहाँ पर उन्हें गोस्ट के बारे में बताती है, जिस पर वो कहते हैं कि इस दुनिया में जिन्स होते हैं जो कि ह्यूमंस को दिखाई नहीं देते और गोस्ट यहाँ पर सिर्फ वहम होते हैं और बात करते करते अचानक से वो गायब हो जाते हैं। लेकिन तभी तारी ये देख पाती है कि यहाँ पर उनको भी इन स्पिरिट्स ने जान से मार दिया था, वो बहुत ही भयानक तरह से। खैर तभी उसको अब डेड बॉडीज हॉन्ट करती हैं, यानी कि पोचोंग उसको हॉन्ट करते हैं, जिनसे बचने के लिए वो उसी कूड़े वाली जगह यानी कि डंपस्टर के अंदर छुप जाती है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि ये कितना गहरा है। और अब उसी रेडियो प्रोग्राम पर वो खुद को सुनती है, जहाँ पर अब वो फिसलने लगती है, जिससे कि उसकी बॉडी बीच से बेंड हो जाती है और यहाँ पर वो बिल्कुल उसी तरह से मारी जाती है जैसा कि उसने अपने घर के अंदर देखा था, यानी कि इन स्पिरिट्स की प्रेडिक्शन बिल्कुल सच हो गई थी। खैर अब इधर बॉन्डी एक घर के अंदर जाता है तो उसको वहां पर उसका छोटा भाई इयान बैठा हुआ दिखाई देता है, जी हाँ, जिससे वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और भागने लगता है। लेकिन अब तक वहां पर टोनी और रिनी भी आ गए थे। वो लोग उसको संभालते हैं और टोनी बोलता है कि उनको यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन रिनी उसकी हेल्प करने की बोलती है, जिस पर वो कहता है कि वो सेटन का बच्चा है, जिस पर रिनी ये बोलती है कि शायद वो नहीं भी हो सकता और वो उनका भाई तो है ही। और अब विष्णु उससे साइन लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने ऐसा क्यों किया जबकि वो जानते थे कि वो बोल सकता था। अब पता नहीं यहाँ पर इयान शायद नाटक कर रहा है या फिर क्या, लेकिन फिलहाल वो नहीं बोल रहा था। तभी रिनी उससे पूछती है कि वो बोल सकता है, जिस पर वो मना कर देता है और बताता है कि वो उस दिन सो गया था और जब जागा तो यहाँ पर था। और अब वो लोग उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं, लेकिन अब तक फादर उसके पास आ जाते हैं। बेसिकली यहाँ पर इयान ये कहना चाहता था कि 3 साल पहले वो बेहोश हो गया था और जब जागा तो वो यहाँ पर था, यानी कि वो नहीं बोल सकता। लेकिन फिर उस रात उन लोगों ने जो देखा था वो क्या था। एनीवेज अब इनके फादर उस सूटकेस के बारे में इनको समझाने की कोशिश करते हैं कि उसने जो कुछ भी किया उनको बचाने के लिए किया था, लेकिन वो लोग उससे डरे हुए थे और वो जैसे ही इयान को देखता है तो वो उसको मारने के लिए बढ़ने लगता है। लेकिन अब तक सभी जगह अंधेरा हो जाता है और गोस्ट यानी कि पोचोंग उनको हॉन्ट करने लगते हैं। अब वो लोग वहां से भागते हैं और रिनी अकेले भाग रही थी, जिसको कोई बेहोश कर देता है और जब उसको होश आता है तो यहाँ पर किसी लेडी की आवाज आ रही थी कि नए पैदा होने वाले के सामने झुक जाओ, और शायद ये लेडी रेमिनॉम की ही आवाज होती है। और अब रिनी देखती है कि उन ज़ॉम्बीज को इयान ही कंट्रोल कर रहा था, यानी कि ये बात बिल्कुल सच है कि वो डेविल का ही ऑफस्प्रिंग है। और वो रिनी को एक लीव खाने के लिए देता है और बोलता है कि इसे खाकर सब भूल जाओ और वो सारी लाइफ वो वाली जी पाएगी जो कि वो हमेशा से चाहती है और वो हमेशा खुश रहेगी। बेसिकली यहाँ पर रिनी इयान को पसंद करती थी, यानी कि वो उसको अपने भाई की तरह माना करती थी और शायद इसलिए ही ये डेविल का बच्चा उसको अपने साथ आने के लिए कह रहा था। इनफैक्ट वो अपने ड्रीम के अंदर भी पहुंच जाती है इस लीव को खाकर, जहाँ पर उसकी लाइफ बहुत अच्छी है, लेकिन अपनी फैमिली को बचाने के लिए वो जाग जाती है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जहाँ पर ये लोग इस वक्त थे वो 15th फ्लोर होता है इसी बिल्डिंग का, जिसका रास्ता 14th फ्लोर के ही किसी फ्लैट से होकर ऊपर जाता था। अब जागने के बाद में वो ये देखती है कि इयान के इशारे पर उसके डेड फॉलोअर्स उसके फादर को चारों तरफ से खींच रहे होते हैं और यहाँ पर उन लोगों ने हॉर्स की तरह ड्रेसअप कर रखा था और ऐसा कुछ हमने मूवी के एक सीन में हीरो के दिए हुए एविडेंस की ड्राइंग
ड्राइंग में देखा था। अब फादर को वो ऐसे मार देते हैं, यानी कि उसके हाथ पैर इधर उधर हो जाते हैं, और यान टोनी के साथ भी यही करने वाला था, लेकिन अब तक बुद्धिमान वहां पर आ जाता है और रिनी और उन लोगों को बचा लेता है। और तभी वो उस स्पीयर ऑफ एंग्विश का इस्तेमाल करता है और वहां पर जो रैमिनोम विच की स्पिरिट होती है वो उससे उसको डरा देता है, और वहां से वो स्पिरिट भाग जाती है और दीवार से चिपक जाती है। यानी कि इससे वो वाकई में डरती थी, जिससे ये साबित होता है कि वो एक तरह की विच होती है और विच क्राफ्ट वो करती थी। इयान अपने ज़ॉम्बीज को अब अटैक करने के लिए भेजने लगता है, लेकिन रिनी उसके ऊपर स्टिक मारकर उसको गिरा देती है। और अब तभी विष्णु साइन लैंग्वेज से उनको रोक देता है, यानी कि इन पोचोंग को यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए एक स्पेशल साइन लैंग्वेज लगती है। और वो जो विष्णु को किताब मिली थी ना, वो इन्हीं डेड लोगों को कंट्रोल करने वाली साइन लैंग्वेज थी, जो कि विष्णु ने सीख ली थी, और यहाँ पर वो उन पोचोंग को कंट्रोल कर पाता है, जिसके बाद वो सभी लोग वहां से भागते हैं। अब बुद्धिमान यहाँ पर एक बोट से आया था और सभी लोग बोट में बैठकर बिल्डिंग से निकल जाते हैं। रिनी सबसे पहले विष्णु से पूछती है कि उसे कैसे पता कि वो ज़ॉम्बी साइन लैंग्वेज से रुक जाएंगे, जिस पर वो कहता है कि उसे ये इयान से ही पता चला था, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वो साइन लैंग्वेज वाली किताब ही स्पेशल थी, जिसके बारे में शायद से हमको अगले पार्ट में बताया जाएगा। लेकिन मैं 99.9% श्योर हूँ कि वो किताब स्पेशल है और उससे डेड लोगों को यहाँ पर कंट्रोल किया जा सकता है। खैर, अब बुद्धिमान यहाँ पर एक बहुत ही सीक्रेट बात बताता है कि असल में रिनी के फादर असल में 1955 के टाइम पर एक पुलिस ऑफिसर थे, और उसी टाइम पर उनको रैमिनोम के कल्ट के बारे में पता चला था, और उन्होंने ही अपनी वाइफ को कल्ट ज्वाइन करवाया था, जिससे उनको बच्चा हो जाए और वो एक स्टार बन जाए। लेकिन बाद में उसने डील को तोड़ने की कोशिश करी थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ था, और हम जानते हैं कि यहाँ पर उसकी वाइफ का क्या हुआ था। रैमिनोम की स्पिरिट ने आकर उनको मार डाला। अब आपको एक चीज याद होगी कि यहाँ पर एक किलर के बारे में बताया जा रहा था, जो कि बहुत से लोगों को मार रहा था। तो यहाँ पर वो कोई और नहीं बल्कि रिनी के फादर ही थे। जी हाँ, और उस सूटकेस की मिस्ट्री ये थी कि असल में इन कल्ट के लोगों से छुटकारा पाने के लिए यहाँ पर उसके फादर जो थे वो ढेर सारे लोगों का सेक्रीफाइस इन लोगों को दिया करते थे, और सबूत के तौर पर उस सूटकेस के अंदर उंगलियों को रख लिया करते थे, ये दिखाने के लिए कि यहाँ पर वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं ताकि उसका परिवार बचा रहे, उसके बच्चे बचे रहें। लेकिन मेरे ख्याल से एंड में वो ऐसा करने के काबिल नहीं था, उसको चोट वोट लग गई थी। इनफैक्ट उसने इयान के ऊपर वार करने की कोशिश करी थी, जो कि डेविल का ही बच्चा था, तो इसलिए ही उसको सजा के रूप में मार दिया गया। और सबसे बड़ी बात कि उस लिफ्ट के अंदर खाली वही बच गया था, क्योंकि वो इस कल्ट के लिए काफी खास मेंबर था, वो उनको यहाँ पर सेक्रीफाइस वगैरह दिया करता था। बुद्धिमान का यहाँ पर यह भी कहना था कि कल्ट के लोग शुरुआत से ही उनके पीछे पड़े हुए थे। और बात रही उनकी माँ की, वो तो उनके लिए खाली एक कैमोफ्लेज थी, यानी कि उनकी आड़ में बहुत सारे काम किए जा रहे थे। लाइक उनका स्टार बनना यहाँ पर खाली एक चीज का वो था कि वो यहाँ पर रिकॉर्ड्स वगैरह बनाया करती थी, जो कि उल्टा सुनने पर एक चैंटिंग हुआ करती थी, जिससे कि सारे लोग यहाँ पर डेविल के लिए काम करना शुरू कर देते थे। और ये बात सिर्फ उनकी फैमिली की नहीं है, बल्कि एक बहुत ही बड़ा एजेंडा है इन सबके पीछे, और बताने के तो बहुत कुछ है जो कि वो उनको बताएगा भी। लेकिन अब इस मूवी के एंडिंग सीन में हम दरमीना को देखते हैं और उसके हस्बैंड को देखते हैं, जिसको आखिरी मूवी के एंड में दिखाया गया था। इनफैक्ट हमने लास्ट मूवी के अंदर ये भी देखा था कि वो रिनी के पड़ोसी थे, और शॉकिंगली वो 16 अप्रैल और 17 को वहां पर नहीं थे, बल्कि यहाँ पर दरमीना के हस्बैंड तो यहाँ पर बुद्धिमान को भी दिखाई दिए थे। जिसके बाद में वो सुबह उसी बिल्डिंग के अंदर आते हैं, अपने घर के अंदर आते हैं और बोलते हैं कि सब कुछ उनके प्लान के अकॉर्डिंग ही हुआ। और दरमीना बोलती है कि लोग कंफ्यूज होंगे कि वो किस साइड हैं, और वो अपनी ही साइड पर हैं। और यहाँ पर हमें उनकी बातों से ये भी पता चलता है कि ये लोग बहुत लंबे वक्त से जिंदा हैं, क्योंकि दरमीना का ये कहना था कि वो अगले 1000 साल भी उसके ऊपर गुस्सा नहीं होगी। और तभी हम 1955 की एक पिक्चर को देखते हैं, जिसके अंदर ये दोनों थे और इनकी सेम ही एज लग रही थी। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर वही सेम मैप भी होता है जो कि लास्ट मूवी के अंदर था, और अब हम समझ पाते हैं कि यहाँ पर ये मैप क्यों होता है। और एक और शॉकिंग बात ये होती है कि यहाँ पर जो सीड्स होते हैं ना, रेड सीड्स जो थे, वो लास्ट मूवी के अंदर भी हमने देखे थे, तो वो किसी और ने नहीं बल्कि बुद्धिमान ने ही वहां पर डाले थे, ताकि ये डेड लोग वहां से आगे ना आ पाए। एंड मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि ये लोग इस कल्ट को हटाने का ही काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये उनके साथ मिले हुए होते तो यहाँ पर ये बुद्धिमान को और रिनी को भी जाकर रोक सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, या फिर इसके पीछे कोई और भी बहुत ही ज्यादा सिनिस्टर राज छुपे हुए हो सकते हैं। और बूम,
पिछली मूवी की तरह ही ये भी बिल्कुल एक एम्बिगुअस एंडिंग की तरह यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी सेटन स्लेव कम्युनियन यानी कि पेंगाब्दी शैतान 2 मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। अब देखो इस मूवी के अंदर अभी भी ढेर सारे सवाल ऐसे हैं जो कि अभी भी सॉल्व नहीं हुए हैं, जैसे कि वो मिस्टीरियस कपल कौन है, रेमिनोम यहाँ पर कौन है और इस कल्ट को असल में शुरू किसने किया था, और सबसे बड़ी बात कि जो मिस्टीरियस कपल है यानी कि दरमिना और उसका हस्बैंड वो इतने सालों से जिंदा कैसे है और इतने जवान कैसे दिख सकते हैं। लाइक आई अंडरस्टैंड कि यहाँ पर उन्होंने कोई सैक्रिफाइस किया होगा जिसके चलते वो यहाँ पर जवान हैं, लेकिन स्टिल यहाँ पर असली मिस्ट्री है क्या, इसके बारे में हमको पता नहीं चल रहा। जैसे कि पिछली मूवी के अंदर प्लॉट ये था कि रिनी की माँ ने सेटन से डील करी थी कि उसको एक बच्चा चाहिए, जिसके चलते उसको अपने बच्चे को 7 साल का होते ही कल्ट को देना होगा। लेकिन यहाँ पर रिनी के फादर ने और उसकी माँ ने सबको चकमा दिया। वो हर 6 साल में एक और नया बच्चा कर लिया करती थी, जिससे कि बच्चा देने की जो टाइमिंग हुआ करती थी वो इंक्रीज हो जाया करती थी। लेकिन अल्टीमेटली ये चीज रेमिनोम को और इस कल्ट को पसंद नहीं आई थी और उसके चलते उसको मरना पड़ा। साथ ही साथ यहाँ पर उसके फादर को भी मरना पड़ गया था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये खाली एक बहुत बड़े प्लॉट का पार्ट था, क्योंकि यहाँ पर जो असल प्लॉट है वो मेरे हिसाब से 29 साल का गैप है और 17 अप्रैल वाली तारीख है, क्योंकि उसी दिन इस बिल्डिंग के अंदर ढेर सारे लोग मारे जाते थे और वो सारे के सारे सेटन स्लेव यानी कि पचोंग बन जाया करते। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर एक आवाज थी जो कि ये कह रही थी कि जो जन्म लेने वाला है उसके सामने झुक जाओ। तो क्या यहाँ पर इयान जो है वो खाली एक डीमन है और असल डेविल का जन्म अभी होना बाकी है? तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर और सेटन स्लेव मूवी सीरीज के अंदर ऐसे ढेर सारे सवाल है जिनका जवाब अभी तक हमको नहीं मिला है। एंड आई एम 100% श्योर कि अभी इसके 1 या 2 पार्ट और आने वाले हैं। उसके अंदर हमको ढेर सारी चीजें पता चलने वाली हैं, क्योंकि बुद्धिमन ने भी एंड में ये कहा था कि उसको ढेर सारी बातें पता हैं जिसके बारे में वो उनको बताएगा। तो मेरे ख्याल से अगला पार्ट यहाँ पर एक फिनाले हो सकता है जिसके अंदर सारे के सारे असली पत्ते खुल जाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर इस बिल्डिंग के अंदर जितने भी लोगों की मौत हुई थी वो पक्का यहाँ पर कोई ना कोई सैक्रिफाइस होगा। सो गाइस दैट वाज माय टेक ऑन सेटन स्लेव पार्ट 2। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हार्ट पाने के लिए और रिप्लाई पाने के लिए कॉमेंट जरूर कर देना। साथ ही साथ अपनी ओपिनियन बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए